हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 भौतिकी का चैप्टर 4 न्यू बुक चैप्टर 3 समतल में गति मोशन इन द प्लेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्थिति एवं विस्थापन सदिश, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स एवं सदिशों का संकलन या सदिशों का योग या सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम एवं सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स, आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशंस हल भी किया जाएगा। हिंदी माध्यम में यह समतल में गति का पार्ट 2 होगा। इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले ही समतल में गति मोशन इन ए प्लेन के वीडियोज को, जिसमें आज के वीडियो का टॉपिक्स भी शामिल है, उन सभी वीडियोज को इंग्लिश मीडियम में मोशन इन ए प्लेन का मैंने पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसे क्लास 11 फिजिक्स के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार के प्लेलिस्ट में से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में स्थिति एवं विस्थापन सदिश, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को डिस्कस किया जाए। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर्स। स्थिति सदिश की परिभाषा किसी कण या वस्तु पिंड की स्थिति को, दूरी को मूल बिंदु ऑरिजिन के सापेक्ष दर्शाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहा जाता है। स्थिति सदिश को स्मॉल आर सदिश, स्मॉल आर के ऊपर तीर लगाकर सूचित किया जाता है। विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब कोई कण या पिंड एक स्थिति से, एक जगह से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित हो जाता है, तो उस कण या पिंड के विस्थापन को दर्शाने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहा जाता है। माना कि किसी कण या वस्तु या पिंड का XY तल में वक्र पथ पर गति हो रहा है। XY नियामक अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु ऑरिजिन माना जाता है। माना कि प्रारंभिक समय t1 पर XY तल में गतिशील किसी वस्तु या पिंड की स्थिति A है तथा t2 समय पर उस कण की स्थिति, उसी कण की स्थिति को B बिंदु से दर्शाया गया है। t1 समय पर कण का स्थिति A बिंदु पर है, तो कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाला मूल बिंदु के सापेक्ष तो सदिश होगा, वह प्रारंभिक स्थिति सदिश होगा। इसे हम R1 वेक्टर, R1 पर तीर देकर, स्मॉल r1 पर तीर का निशान देकर सूचित करते हैं। जब कण XY तल में किसी वक्र पथ पर गतिशील है तथा t1 समय पर कण की स्थिति वक्र पथ के A बिंदु पर है तथा t2 समय के बाद या t2 समय पर, स्मॉल t2 समय पर उस पिंड की स्थिति B बिंदु पर है, t2 समय पर, तो A बिंदु की स्थिति को
पिंड के या वस्तु जब ए बिंदु पर है t1 समय पर, तो उसकी स्थिति को, उसकी दूरी को, मूल बिंदु को, जो कि x तथा y नियामक अक्षों का घटान बिंदु है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष ए बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले सदिश OA वेक्टर है, जिसकी दिशा मूल बिंदु O से ए बिंदु की ओर है, जहां पर t1 समय पर पिंड स्थित है। तो यह उस पिंड का प्रारंभिक स्थिति सदिश होगा। t1 समय पर पिंड का स्थिति सदिश होगा ओवर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल r1 वेक्टर, तथा t2 समय पर चूंकि पिंड बी बिंदु पर है, तो बी बिंदु की स्थिति को प्रारंभिक बिंदु O या मूल बिंदु O के सापेक्ष दर्शाने वाले सदिश OB वेक्टर, OB सदिश, इसे OB सदिश कहा जाएगा। इस OB सदिश को t2 समय पर वस्तु का स्थिति सदिश कहा जाएगा। इस प्रकार यहाँ दो स्थिति सदिशों को इस डायग्राम में, इस चित्र में दर्शाया गया है। t1 समय पर पिंड का स्थिति सदिश को OA वेक्टर के द्वारा, जबकि t2 समय पर xy तल में ही पिंड की स्थिति को, उसी पिंड की स्थिति को t2 समय पर OB वेक्टर के द्वारा, OB सदिश के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि t2 समय पर पिंड का स्थिति सदिश है OB वेक्टर, जबकि t1 समय पर पिंड का स्थिति, t1 समय पर पिंड की स्थिति को OA वेक्टर के द्वारा, OA सदिश के द्वारा दर्शाया गया है, जिसे हमने r1 वेक्टर से r1 के ऊपर 3 लगाकर सूचित किया। वो मूल बिंदु है जो कि दो परस्पर लंबवत नियामक अक्षों, xy तल दो परस्पर लंबवत नियामक अक्षों OX तथा OY से निर्मित है। तो दोनों नियामक अक्षों का घटान बिंदु को मूल बिंदु ऑरिजिन माना गया, जहां से किसी भी कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर xy तल में गतिशील कण का OA वेक्टर, ये कण का प्रारंभिक स्थिति सदिश है t1 समय पर। OA वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, मूल बिंदु है, जो कि दोनों परस्पर लंबवत नियामक अक्षों x तथा y अक्ष का अक्षों का घटान बिंदु है। तो OA वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर, और यह हो गया t1 समय पर, स्मॉल t1 समय पर वस्तु का स्थिति सदिश, वस्तु का स्थिति सदिश। जबकि वो बिंदु से जब वो वस्तु xy तल में बी बिंदु पर है, तो उस कण की, उस वस्तु की बी बिंदु पर स्थित, जब वस्तु या पिंड xy तल में बी बिंदु पर है, तो उसकी स्थिति दूरी को प्रारंभिक बिंदु O या मूल बिंदु O के सापेक्ष दर्शाने वाले सदिश को t2 समय पर स्थिति सदिश कहा जाएगा, वस्तु का स्थिति सदिश कहा जाएगा। इसलिए OB वेक्टर बराबर हो गया r2 वेक्टर, स्मॉल r2 वेक्टर बराबर है t2 समय पर वस्तु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t2। जबकि OA सदिश, OA के ऊपर तीर का निशान देकर किसी सदिश को व्यक्त किया जाता है किसी रेखाखंड की लंबाई के द्वारा। तो OA के द्वारा OA वेक्टर के द्वारा r1 वेक्टर, r1 के ऊपर सदिश r1 सदिश निरूपित है, जो कि t1 समय पर पिंड का प्रारंभिक स्थिति सदिश है, जब t1 समय पर पिंड A बिंदु पर है, जबकि t2 समय पर पिंड कहाँ पर है, B बिंदु पर है। तो t2 समय पर पिंड का स्थिति सदिश OB वेक्टर, OB सदिश बराबर r2 सदिश, r2 के ऊपर तीर का निशान देकर t2 समय पर कण का स्थिति सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ इस चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है। तो OB वेक्टर इक्वल टू वो, जहाँ वो क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से B बिंदु की जो दूरी है उसको दर्शाने वाले सदिश को, वो से जिसकी दिशा वो से B की ओर है, उसको हम t2 समय पर वस्तु का स्थिति सदिश करेंगे। OB वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, t2 समय पर वस्तु का स्थिति सदिश। जब पिंड अविस्थापन सदिश, जिसको मैंने पहले ही डिफाइन किया, जब पिंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसके उस विस्थापन को दर्शाने वाले
सदिश को विस्थापन सदिश कहा जाता है। तो पिंड यहाँ XY तल में वक्र पथ पर माना जाए कि वक्र पथ पर गतिशील है तथा पिंड ए बिंदु से T1 समय पर ए बिंदु पर है, जबकि T2 समय पर बी बिंदु पर चला जाता है। तो पिंड का विस्थापन ए से बी तक, ए से बी को ज्वाइन कर दिया जाए तो T1 से T2 समय में पिंड का विस्थापन XY तल में ए बिंदु से बी बिंदु पर इसे दर्शाने वाले, इस विस्थापन को दर्शाने वाले सदिश, उसके लिए ए तथा बी बिंदुओं को मिलाना होगा। तो ए तथा बी बिंदुओं को मिलाया गया है। तो इस विस्थापन को दर्शाने वाले पिंड के इस विस्थापन को दर्शाने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहा जाता है। तो ए बी वेक्टर, इस चित्र में ए बी वेक्टर बराबर है, मान लिया जाए स्मॉल डी वेक्टर, विस्थापन सदिश को स्मॉल डी के ऊपर तीर का निशान देकर सूचित किया जा सकता है। तो ए से बी का जो विस्थापन है, मतलब ए से बी पर जब पिंड विस्थापित हो गया तो उसके विस्थापन को दर्शाने वाला सदिश ए बी के ऊपर तीर का निशान, ए बी रेखाखंड ए से बी को मिलाने पर उसके ऊपर तीर देकर सदिश का निरूपण करने का तरीका है, जो मैंने इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर का पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ए बी वेक्टर बराबर स्मॉल डी वेक्टर बराबर है पिंड का वस्तु का विस्थापन सदिश। जब पिंड ए बिंदु से बी बिंदु पर चला जाता है तो पिंड का विस्थापन सदिश, पिंड का विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी से या तो बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। विस्थापन सदिश का मान पिंड का विस्थापन कभी भी पथ की लंबाई या पिंड द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो किसी पिंड का विस्थापन या तो उस पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होगा या पथ लंबाई या दूरी से कम। अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणन। सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स बाय रियल नंबर्स। सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणन, अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। जब किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या, वह वास्तविक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, तो जब किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या रियल नंबर से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो परिणामी भी एक सदिश ही होता है, प्राप्त होता है, जिसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा के अनुरेख या उस दिए गए सदिश की दिशा के विपरीत हो सकती है तथा उस परिणामी सदिश का जो कि किसी सदिश में वास्तविक संख्या रियल नंबर के से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो उस परिणामी सदिश का परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण का वास्तविक संख्या का जो मान है उतना गुना होगा। अगर वास्तविक संख्या लैम्डा है तो परिणामी सदिश का मान, तथा माना जाए कि सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है, तो ए सदिश में अगर वास्तविक संख्या लैम्डा से गुना किया जाए तो परिणामी भी, तो दोनों का गुणनफल भी एक सदिश होगा, परिणामी सदिश होगा, जिसकी दिशा दिए गए सदिश, माना कि ए वेक्टर की दिशा के अनुरेख या उसकी दिशा में हो सकती है या ए वेक्टर की दिशा के विपरीत भी हो सकती है, यदि वास्तविक संख्या ऋणात्मक है। तो यदि वास्तविक संख्या धनात्मक है तो उस स्थिति में परिणामी सदिश की दिशा दिए गए सदिश, माना कि दिया गया सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है, ए के ऊपर तीर लगाकर उसे सूचित करेंगे। तो अगर वास्तविक संख्या धनात्मक है तथा वास्तविक संख्या का मान, वास्तविक संख्या को अगर लैम्डा माना जाए तथा लैम्डा धनात्मक है, तो वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या को जब
ए सदिश से गुना करेंगे तो परिणामी सदिश लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ ए, मतलब सदिश ए का जो परिमाण होगा उसका लैम्डा टाइम्स, मतलब वास्तविक संख्या का जो मान होगा उतना गुना हो जाएगा परिणामी सदिश, तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होगी यदि वह वास्तविक संख्या धनात्मक है। यदि वह वास्तविक संख्या ऋणात्मक है तो परिणामी सदिश की दिशा दिए गए सदिश की दिशा के विपरीत होगी। तो किसी सदिश को माना कि सदिश वह एक सदिश है, ए वेक्टर है, ए के ऊपर तीर लगाकर किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुना किया जाए। सदिश ए सदिश को हम वास्तविक संख्या लैम्डा से गुना करते हैं तो परिणामी भी एक सदिश ही होगा जिसका परिमाण ए का परिमाण, सदिश ए का जो मॉड है, ए वेक्टर का मापांक, मॉड को ए सदिश का मापांक को सूचित करने के लिए दो छोटे समानांतर उद्धरण रेखाओं का उपयोग किया जाता है तथा उन दो छोटे समानांतर उद्धरण रेखाओं के बीच उस सदिश को रखा जाता है। तो जब किसी सदिश ए वेक्टर को ए सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुना किया जाता है तो इसका रिजल्ट परिणाम भी एक सदिश ही होता है इसका मान दिए गए सदिश ए सदिश के मापांक का लैम्डा गुना तथा दिशा ए सदिश की दिशा के अनुरेख ए सदिश की दिशा में या दिए गए सदिश ए सदिश की दिशा के विपरीत होगी यदि लैम्डा वास्तविक संख्या ऋणात्मक है। तो किसी सदिश ए सदिश में वास्तविक संख्या लैम्डा से गुना किया जाए तो परिणामी भी लैम्डा इंटू मॉड ए वेक्टर या परिणामी सदिश हुआ जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए सदिश ए सदिश का के मापांक का लैम्डा गुना होता है तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा के अनुरेख उसी सदिश की दिशा में या उसके विपरीत हो सकता है। ये परिणामी सदिश हो गया। और पहली स्थिति में यदि लैम्डा धनात्मक है, वास्तविक संख्या लैम्डा क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या धनात्मक है, वास्तविक संख्या धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में जो परिणामी सदिश होगा, वास्तविक संख्या जब धनात्मक है उसे किसी सदिश ए से गुना किया जाए तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा? प्लस लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। और जब लैम्डा वास्तविक संख्या ऋणात्मक होगी और उसको सदिश से किसी सदिश ए सदिश से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। माइनस लैम्डा का मतलब है कि जो परिणामी सदिश माइनस लैम्डा ए वेक्टर वह दिए गए सदिश ए वेक्टर की दिशा के विपरीत हो। तो यदि लैम्डा वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक है, जैसे कि यदि लैम्डा अगर 2 है तो 2 इंटू ए वेक्टर बराबर होगा +2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। यह परिणामी सदिश हो गया। अगर लैम्डा वास्तविक संख्या है, माना जाए कि लैम्डा धनात्मक है, +2 है, और उसको किसी सदिश ए में गुना किया जाए लैम्डा से, माने वास्तविक संख्या धनात्मक वास्तविक संख्या लैम्डा इक्वल टू 2 से, तो जो परिणामी सदिश होगा वह भी परिणामी सदिश क्या होगा? दिए गए सदिश ए सदिश के मापांक का दोगुना होगा तथा उसकी दिशा वही होगी जो ए सदिश की है, लेकिन जो उसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा परिणामी सदिश का, वह दिए गए सदिश का दोगुना होगा। इसे डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है। माना कि ये दिया गया सदिश ए सदिश है, जब लैम्डा इक्वल टू 2 है, धनात्मक तो वास्तविक संख्या है, तो जो परिणामी सदिश होगा 2 मॉड ए वह दिए गए सदिश का क्या होगा? दोगुना हो जाएगा तथा क्योंकि वास्तविक संख्या धनात्मक है, लैम्डा इक्वल टू +2 है, इसलिए परिणामी सदिश 2 इंटू मॉड ए वेक्टर की दिशा भी ए सदिश की दिशा में ही होगी, लेकिन 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर का मापांक परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का दोगुना होगा, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। परंतु यदि लैम्डा वास्तविक संख्या ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उस स्थिति में सपोज किया जाए कि लैम्डा इक्वल टू -2 है और दिया गया सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है, तो ए सदिश को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -2 इंटू ए वेक्टर, तो जो परिणामी सदिश होगा वह निगेटिव होगा, मतलब दिए गए सदिश की दिशा के विपरीत होगा, और यह हो गया -2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो परिणामी सदिश अब जब प्राप्त होगा उसका
परिमाण दिए गए सदिश ए सदिश के मापांक का दुगना तो होगा, लेकिन दिशा दिए गए सदिश ए सदिश की दिशा जो कि धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है उसके विपरीत होगी। जब लेमडा का मान धनात्मक है, लेमडा इक्वल टू +2 है, तो 2 इंटू लेमडा ए जो परिणामी से, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए सदिश से, जब 2 को हम गुना करेंगे ए सदिश से, तो परिणामी सदिश 2 इंटू मॉड ए वेक्टर मॉड ए सदिश प्राप्त होता है, जिसकी दिशा भी दिए गए सदिश ए की दिशा में, लेकिन परिणाम दिए गए सदिश का दुगना है। लेकिन जब लेमडा वास्तविक संख्या का मान ऋणात्मक है, माना जाए कि लेमडा इक्वल टू -2 है, तो -2 से अगर दिए गए सदिश ए सदिश में गुना किया जाए तो परिणामी क्या होगा, -2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब दिए गए सदिश ए वेक्टर, जिसे ए के ऊपर तीर लगा कर इसे ए वेक्टर या ए सदिश पढ़ा जाता है, तो ए सदिश के मापांक का -2 गुना है। मतलब परिमाण तो दिए गए सदिश के मापांक का दुगना ही है, लेकिन माइनस विपरीत दिशा को बताता है। ए सदिश अगर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है तो -2 ए सदिश ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होगा, लेकिन ए सदिश के मापांक का दुगना जरूर होगा। तो इसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायग्राम में। -2 ए वेक्टर को हमने माना है धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, तो -2 ए वेक्टर की जो दिशा होगी वह दिए गए सदिश ए सदिश की दिशा के विपरीत होगी, अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। इस प्रकार हमने इस वीडियो का दूसरा टॉपिक सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स को भी डिस्कस कर दिया। अब अंत में हम लोग सदिशों का संकलन या सदिशों का योग या सदिशों का संयोजन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सदिशों को योग का 2 गुणों क्रम विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम को भी, सदिशों के योग का साहचर्य नियम एवं सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम को भी जानेंगे, तथा सदिशों के योग की दो महत्वपूर्ण विधियों, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम तथा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एवं सदिशों के योग का समानांतर नियम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट, कथन तथा व्याख्या एक्सप्लेनेशंस के साथ, तथा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम तथा समानांतर चतुर्भुज नियम पर आधारित आंशिक प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का सदिशों का संकलन या सदिशों का योग या सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दो सदिशों का योग की 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली विधि को त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहा जाता है, जबकि दूसरी विधि है सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, जिसे पैरेललोग्राम लॉ, जिसे अंग्रेजी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। तो जब 2 सदिशों को जोड़ा जाता है, सदिशों का योग क्या है, जब 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जाता है तो एक परिणामी सदिश प्राप्त होता है। जब 2 या 2 सदिशों, माना कि 2 सदिश, एक सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है, दूसरा सदिश बी सदिश है, बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक परिणामी सदिश आर वेक्टर या सी वेक्टर प्राप्त होगा। 2 से अधिक सदिशों का भी संयोजन कर परिणामी सदिश प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 सदिशों का योग का पहले 2 महत्वपूर्ण गुण को हम लोग जानते हैं, उसके बाद सदिशों के योग का 2 सदिशों का योग की 2 महत्वपूर्ण विधियों को उसके बाद डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट तथा व्याख्या तथा परिणामी सदिश के लिए गणितीय सूत्र के साथ। तो अब सदिशों का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, सदिशों का संकलन या सदिशों का योग या सदिशों का संयोजन
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अंग्रेजी में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब दो सदिश को हम जोड़ते हैं, इसे ज्यामितीय ढंग से भी जोड़ा जा सकता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो एक परिणामी सदिश मिलेगा, और परिणामी सदिश सी वेक्टर हो सकता है, या परिणामी सदिश को आर से सूचित कर सकते हैं। ये परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दो सदिशों ए सदिश तथा एक बी सदिश को जोड़ देगा। और सदिशों का संयोजन या सदिशों का संकलन का दो महत्वपूर्ण गुण। पहला है कि दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सदिशों का योग गुण हो गया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर 1, क्रम विनिमय नियम। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए वेक्टर ए सदिश प्लस बी सदिश, अगर क्रम बदल दिया जाए, दायां पक्ष में आरएचएस में पहले बी सदिश उसके बाद ए सदिश लिखा जाए, जोड़ा जाए, तो दोनों का रिजल्ट बराबर होगा। इसे ज्यामितीय ढंग से भी देखा जा सकता है समानांतर चतुर्भुज नियम के हेल्प से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्रम बदल करके पहले बी सदिश लिखा जाए, उसके बाद ए सदिश, रिजल्ट सेम होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्रम बदल दिया गया आरएचएस में, दायां पक्ष में क्रम बदल दिया गया, पहले बी वेक्टर अथवा ए वेक्टर को जोड़ा गया, बायां पक्ष में इसलिए ए वेक्टर ए सदिश प्लस बी वेक्टर बी सदिश बराबर, अब क्रम बदल कर पहले बी सदिश लिखा गया बी वेक्टर, और उसमें ए सदिश जोड़ा गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यह क्या है? यह सदिशों के योग का, या दो सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम, यह क्रम विनिमय नियम है सदिशों के योग। इसलिए दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसे स्पष्ट है क्रम विनिमय कम्युनिकेटिव लॉ। सदिशों का योग एक अन्य महत्वपूर्ण गुण का पालन करता है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो दूसरा गुण है सदिशों के योग का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का दूसरा गुण है साहचर्य नियम। उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर एवं सी वेक्टर को एक साथ रखकर ब्रैकेट में रखा गया, एक साथ रखकर उसे ए सदिश से जोड़ा गया, तो यह बराबर होगा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को साथ रख लिया जाए दायां पक्ष में आरएचएस में, और उसमें सी वेक्टर जोड़ा जाए, थर्ड वेक्टर तीसरा सदिश, तो दोनों रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और इसे सदिशों के योग का साहचर्य नियम कहा जाता है। अतः सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम के अलावा साहचर्य नियम का भी पालन करता है। साहचर्य नाम इसलिए है कि दोनों सदिश को एक साथ जोड़ा गया है ब्रैकेट के अंदर रख करके। जैसे एलएचएस में बाएं पक्ष में बी सदिश तथा सी सदिश को साथ में रख करके ब्रैकेट के अंदर रख करके ए सदिश के साथ जोड़ा गया है, एवं दाएं पक्ष में आरएचएस में ए तथा बी सदिश को एक साथ रखा गया है ब्रैकेट में, और उसे सी सदिश के साथ तीसरा सदिश सी के साथ जोड़ा गया है, लेकिन दोनों का मान बराबर होगा, अर्थात ए वेक्टर प्लस अंडर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर अंडर ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसे सदिशों के योग का साहचर्य नियम कहा जाता है। अब दो सदिशों का संकलन या जोड़ या संयोजन के लिए दो महत्वपूर्ण विधियों या दो महत्वपूर्ण नियमों, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, दोनों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तथा दोनों पर आधारित त्रिभुज नियम तथा समानांतर चतुर्भुज नियम पर आधारित आंतरिक प्रश्नों का भी सॉल्यूशंस करेंगे इस वीडियो में आगे। तो अब सदिशों के दो सदिशों के योग की या संकलन की या संयोजन की
विधियां या नियम दो सदिशों को जोड़ने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली विधि है, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लें, दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जिसे अंग्रेजी में ट्रायंगल लॉ कहा जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले त्रिभुज नियम का स्टेटमेंट, कथन को जाना जाए, उसके बाद त्रिभुज नियम के हेल्प से हम परिणामी सदिश को ज्यामितीय रूप से निरूपित करेंगे, अर्थात सदिशों के योग का त्रिभुज नियम की व्याख्या। तो पहले त्रिभुज नियम का स्टेटमेंट है, कथन है, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की एक ही क्रम में लिए गए या एक ही क्रम में दर्शाए गए किन्हीं दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की एक ही क्रम में लिए गए दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाएं, तो परिणामी सदिश मतलब दोनों सदिशों का योग या दोनों सदिशों का योग उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा उल्टे क्रम में, मतलब उल्टी दिशा में, दोनों सदिशों दिए गए सदिशों की जो दिशाएं हैं उसके विपरीत दिशा में परिणामी सदिश की दिशा होगी। अर्थात परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा उल्टे क्रम में निरूपित होगा। अर्थात उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा दो सदिशों का योग, माना कि दो सदिश ए सदिश है तथा दूसरा सदिश बी सदिश है, बी के ऊपर अंग्रेजी लेटर, इंग्लिश लेटर बी के ऊपर तीर देगा। तो ये सदिश को त्रिभुज OPQ की भुजा OP के द्वारा दर्शाया गया है, जबकि दूसरा सदिश बी सदिश को त्रिभुज की OPQ की दूसरी भुजा PQ के द्वारा दर्शाया गया है, तथा दोनों भुजाओं का क्रम, दोनों भुजाओं OP तथा PQ, त्रिभुज OPQ की दोनों भुजाओं OP तथा PQ, इनके द्वारा दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश निरूपित हैं। उनका क्रम भी, उनकी दिशा भी क्या है, एक ही है। उनका क्रम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो परिणामी सदिश जो होगा उस त्रिभुज OPQ, हमने त्रिभुज OPQ माना है, उसकी तीसरी भुजा OQ के द्वारा दोनों सदिशों का जोड़ ए सदिश प्लस बी सदिश दोनों का जोड़ उस त्रिभुज की तीसरी भुजा OQ के द्वारा उल्टे क्रम में निरूपित है, मतलब O से Q की ओर। और यह दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम के हेल्प से, त्रिभुज नियम की सहायता से परिणामी सदिश का ज्यामितीय निरूपण को दर्शाता है। तो यह क्या हो गया चित्र, इसे हम चित्र 1A मानते हैं। सपोज किया जाए चित्र 1A है, इसमें दो सदिशों ए सदिश एवं बी सदिश का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ज्यामितीय निरूपण को दर्शाया गया है, जिसे परिणामी सदिश का मतलब दोनों सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर परिणामी सदिश आर वेक्टर है। तो उसे त्रिभुज की तीसरी भुजा OQ के द्वारा उल्टे क्रम में, माने उल्टी दिशा में, दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो एक ही क्रम में लिए गए दो भुजाओं, एक ही दिशा में लिए गए दो भुजाओं OP वेक्टर तथा PQ वेक्टर द्वारा दर्शाया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उस पर तो परिणामी सदिश आर वेक्टर होगा, आर सदिश, और त्रिभुज की तीसरी भुजा OQ के द्वारा उल्टे क्रम में निरूपित है। मतलब अब इसका क्रम जो होगा O से Q होगा, न कि Q से O। जबकि दोनों सदिशों का या त्रिभुज की दोनों भुजाओं का क्रम क्या था, O से P था, P से Q था, एक ही दिशा थी एंटी क्लॉकवाइज। तो परिणामी सदिश की दिशा अब दोनों सदिशों या दोनों भुजाओं जिनके द्वारा त्रिभुज की दोनों भुजाओं जिनके द्वारा दो सदिशों ए तथा P को दर्शाया गया है, उनकी दिशाओं के विपरीत परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा होगी, जो कि उल्टे क्रम में है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में O से Q की। इसलिए त्रिभुज नियम से क्या हो गया, इसमें त्रिभुज नियम से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस
ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर बराबर हो गया ओक्यू वेक्टर, जो कि ओक्यू क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा है, उसके द्वारा दोनों सदिशों का योग ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का योग निरूपित है, अर्थात यह परिणामी सदिश। और ओपी द्वारा क्या है, त्रिभुज की एक भुजा ओपी द्वारा ए सदिश निरूपित है, ओ से पी की ओर, तथा दूसरा सदिश बी वेक्टर भी बी से क्यू की ओर, उसी दिशा में, जिस दिशा में ओ से पी तो पी से क्यू, एक ही दिशा है, एक ही क्रम। तो पी क्यू द्वारा बी वेक्टर निरूपित है बराबर ओक्यू वेक्टर, तीसरी भुजा के द्वारा क्या हो गया, ओक्यू द्वारा परिणामी सदिश आर निरूपित हो गया, यह परिणामी सदिश। अब परिणामी सदिश का मापांक एवं दिशा त्रिभुज नियम की सहायता से हम मालूम कर सकते हैं। जब दो सदिशों के बीच क्रिया रेखाओं के बीच झुकाव को थीटा दिया हो, तब हम उसके लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सूत्र को उपयोग करेंगे जिससे कि परिणामी सदिश का मान और परिणामी सदिश का दिशा भी धनात्मक एक्स की दिशा से या ए सदिश की दिशा से प्राप्त हो सके। तो उसके लिए यदि दो सदिशों की क्रिया रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो परिणामी सदिश प्राप्त करने का परिणामी सदिश के लिए सूत्र होगा, जिसे हम डायग्राम से प्राप्त भी कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। एक त्रिभुज, यही त्रिभुज रखा जाए ओपी क्यू, ओपी के द्वारा ये सदिश निरूपित है जो कि धनात्मक एक्स की दिशा में है। दूसरा सदिश बी सदिश धनात्मक एक्स की दिशा से माना जाए कि थीटा झुकाव कोण, माने दोनों सदिशों की क्रिया रेखाओं के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा उल्टे क्रम में तो निरूपित होगा, तो इसके द्वारा परिणामी सदिश निरूपित होगा। लेकिन इसका मापांक प्राप्त करने के लिए, आर का मोड प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब दोनों सदिशों की क्रिया रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कितना है, थीटा है, हम क्या करेंगे, ये इस बिंदु से त्रिभुज OPS के इस बिंदु से हम लंब डालेंगे त्रिभुज की ओपी भुजा जिसके द्वारा ये सदिश निरूपित है, इसके आगे बढ़ाए हुए भाग धनात्मक एक्स की दिशा पर लंब डालेंगे इस बिंदु से। तो इस लंब माना जाए SN है, धनात्मक एक्स की दिशा पर लंब डाला गया, जो कि ओपी रेखा त्रिभुज की ओपी भुजा के बक्का बढ़ाया गया भाग है, ओपी भुजा द्वारा एक सदिश निरूपित है, PS भुजा द्वारा दूसरा सदिश बी सदिश निरूपित है, दोनों के बीच का झुकाव कोण थीटा है। तो अब SN का मान हम प्राप्त कर सकते हैं इस त्रिभुज में, स्मॉल छोटा त्रिभुज में PNS में साइन थीटा इक्वल टू लंब SN परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर्ण PS, इसलिए SN बराबर PS साइन थीटा, दैट इज SN इक्वल टू B साइन थीटा, PS इक्वल टू B, PS का मापांक B है, B साइन थीटा, तथा PN मालूम कर लेंगे कितना, PN हो जाएगा, वह हो जाएगा B cos थीटा। इसी ट्रायंगल में, इसी त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज PNS में, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल PNS में cos थीटा इक्वल टू आधार हो जाएगा इसमें PN अपॉन कर्ण हो जाएगा कौन, हाइपोटेनस PS, cos थीटा इक्वल टू PN बाई PS, इसलिए PN इक्वल टू PS cos थीटा। अब PS का मान कितना है, B का मॉड हो जाएगा, B का मापांक तो B cos थीटा हो जाएगा, इसलिए PN B cos थीटा, तो B इक्वल टू A। और पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा बिग ट्रायंगल, बड़ा त्रिभुज, बड़ा संपूर्ण त्रिभुज ONS में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर OS स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दैट इज SN स्क्वायर। तो इसलिए संपूर्ण त्रिभुज ONS में क्या हो जाएगा, OS स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार ON स्क्वायर प्लस लंब SN स्क्वायर। ON इक्वल टू क्या है, ON इक्वल टू OP प्लस PN बराबर है OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। OP इक्वल टू OP रेखा, OP जो त्रिभुज की भुजा है उसका परिमाण क्या, उसकी लंबाई क्या होगा, OP द्वारा ए सदिश निरूपित है, OP की लंबाई ए सदिश का परिमाण हो जाएगा, ए का मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। केवल ए लिख सकते हैं, OP को ए लिख सकते हैं, तो ए का मॉड लिख लिया जाए,
मॉड ऑफ ए हो गया, ए का मॉड हो गया, प्लस पी एन क्या हो गया, पी एन बी कॉस थीटा, बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी वेक्टर बी सदिश का मापांक जो होगा वो बी हो जाएगा, अंग्रेजी लेटर बी, उस पर दिशा नहीं होगी, तो बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एन कितना है बी साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक बी बराबर लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड, ए बराबर लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड, उसी ढंग से। तो बी वेक्टर का एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा, दैट इज बी मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर और उसमें मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ओएस इक्वल टू क्या है, ओएस इक्वल टू आर का स्क्वायर, ओएस इक्वल टू क्या है, ओएस परिणामी सदिश है जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित है उल्टे क्रम में, बाकी दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा ओ से पी है, बी से एस है, तो परिणामी सदिश की दिशा अब ए से पी न होकर ओ से एस से ओ न होकर ओ से एस, तो परिणामी सदिश ओएस बराबर क्या हो गया आर का स्क्वायर, परिणामी सदिश का स्क्वायर, और किसी सदिश का स्क्वायर जो होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर, किसी सदिश का स्क्वायर जो होता है, किसी सदिश का जो मापांक का, किसी सदिश के मापांक का स्क्वायर क्या होता है, किसी सदिश का वेक्टर का जो स्क्वायर होता है आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू उसके मॉड का स्क्वायर होता है। आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर का मतलब है, आर वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या है, उसके मॉड का, उसके मापांक का स्क्वायर, दैट इज ओनली आर स्क्वायर। तो इसलिए आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर कितना हो गया, आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर हो जाएगा कितना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी टू कॉस थीटा, इसलिए परिणामी सदिश का मापांक आर वेक्टर का मॉड कितना हो गया, बराबर है रूट अंडर स्क्वायर बाया साइड से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को हटाएंगे तो आर एच एस में स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर एच एस में हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस आर वेक्टर का मापांक, ये परिणामी सदिश का मापांक हो गया, यही सूत्र हमें मालूम करना था, परिणामी सदिश का मापांक बराबर परिणामी सदिश का मापांक, परिणामी सदिश का मापांक आर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए सदिश के मापांक का स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस बी का मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर साइन मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फाइनली हमें ऑब्टेन होगा परिणामी सदिश का मापांक आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यही सूत्र है परिणामी सदिश का मापांक के लिए, जब त्रिभुज नियम का उपयोग कर जब त्रिभुज नियम में जब दो सदिशों के बीच का त्रिज्या रेखाओं के बीच झुकाव कोण थीटा हो उसका परिणामी सदिश प्राप्त करने का सूत्र है परिणामी सदिश का मापांक आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर, ए का मापांक का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, बी सदिश का मापांक का स्क्वायर प्लस 2 ए का मापांक मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और इसे समीकरण 1 मान लिया जाए त्रिभुज नियम में। अब परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश ओएस है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित है, तो इसका ए सदिश की दिशा से झुकाव कोण क्या होगा, या पूर्व दिशा से धनात्मक एक्स की दिशा से झुकाव कोण क्या होगा वह मालूम करना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा माना कि परिणामी सदिश आर सदिश का ए वेक्टर या धनात्मक एक्स की दिशा से झुकाव कितना है, अल्फा है, तो इसलिए परिणामी सदिश की दिशा के लिए tan अल्फा इक्वल टू किसी संपूर्ण त्रिभुज में ओ एन एस में tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा एस, आधार हो जाएगा कितना ओ एन, तो परिणामी सदिश का झुकाव कोण का झुकाव अल्फा के लिए संपूर्ण त्रिभुज ओ एन एस में tan अल्फा इक्वल टू लंब हो गया एस एन बटा आधार हो गया ओ एन, एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी को लिख सकते हैं मॉड बी साइन थीटा,
बी वेक्टर बी को लिखा जा सकता है, बी सदिश का मापांक को लिखा जा सकता है संकेत में बी वेक्टर बी सदिश और मॉड का संकेत दे देंगे। बी वेक्टर का मापांक बराबर केवल बी हो जाएगा, क्योंकि परिमाण को बताता है। एंड ओ एन इक्वल टू ओपी प्लस पी एन। ओपी कितना है ए का मॉड, प्लस पी एन कितना है बी कॉस थीटा। तो ओ एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ पी एन कितना है, ओ एन लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन। तो पी एन इक्वल टू बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और इसके हेल्प से परिणामी सदिश आर वेक्टर जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित है उसका धनात्मक एक्सिस की दिशा या ए सदिश की दिशा से झुकाव मालूम हो जाएगा। अगर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक तथा दोनों सदिशों की त्रिज्या रेखाओं के बीच का कोण मालूम हो तो हम आसानी से परिणामी सदिश का झुकाव को मालूम कर सकते हैं। इसे सूत्र 2 माना जाए। अब इन दोनों सूत्रों पर आधारित अर्थात त्रिभुज नियम पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट आंतरिक प्रश्न न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम है कि एक आदमी पूर्व दिशा में किसी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है तथा वह 10 मीटर पूर्व दिशा में चलकर ए बिंदु पर पहुंचता है। ए बिंदु पर पहुंचता है पूर्व दिशा में कितना दूरी तय कर, कितना विस्थापन तय कर 10 मीटर। तो उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है पूर्व दिशा से 60 डिग्री के कोण से, बाईं ओर मुड़ जाता है पूर्व से उत्तर दिशा की 60 डिग्री के झुकाव पर। अर्थात दोनों जो विस्थापन है आदमी का उसके बीच का झुकाव 60 डिग्री तथा पुनः 10 मीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंचता है। उस आदमी का कुल विस्थापन का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो डायग्राम से इस प्रॉब्लम को एक आदमी वो बिंदु से चलता है 10 मीटर चल करके वह ए बिंदु पर पहुंचता है और चल रहा है किस दिशा में, पूर्व दिशा में, धनात्मक एक्सिस की दिशा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट टर्न लेता है तथा पूर्व दिशा से 60 डिग्री के झुकाव कोण पर इधर तय करता है। यह पूर्व दिशा है, धनात्मक एक्सिस की दिशा। अब धनात्मक एक्सिस की दिशा पूर्व दिशा से 60 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और पुनः 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल करके कहाँ पहुंचता है, दूसरा बिंदु पर पहुंच जाता है। सपोज करते हैं कि वह बिंदु क्या है, सी है। वह बिंदु सी है। यह भी विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर, जो कि पूर्व से 60 डिग्री के झुकाव कोण पर उत्तर दिशा में, मैंने उत्तर पूर्व दिशा में हो गया यह 60 डिग्री। तो परिणामी सदिश, परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, एक विस्थापन तो पूर्व दिशा में है 10 मीटर, वो जिसको ओवे द्वारा निरूपित किया गया है। दूसरा विस्थापन पूर्व दिशा से धनात्मक एक्सिस की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर है, इधर इसे एसी द्वारा निरूपित किया गया है, वह भी 10 मीटर है। कितने कोण पर, झुकाव कोण पर है 60 डिग्री पर। तो उस आदमी का परिणामी विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ओ से अंतिम बिंदु सी को मिलाने वाली रेखा, ओ से सी को मिला दिया जाए। ओ से सी को जब मिला दिए तो यह परिणामी विस्थापन हो गया। परिणामी विस्थापन कैसे प्राप्त होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या करते हैं, वह विस्थापन होता है। यह परिणामी विस्थापन आर जो हो गया आदमी का, वह वेव वेक्टर प्लस एसी वेक्टर के बराबर होगा। और इसका मापांक निकालने के लिए सूत्र हमारा यहाँ प्रेजेंट है, मौजूद है। आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए का मॉड रूट अंडर ए का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो इस सूत्र में ही अब ए तथा बी के जगह, ए की जगह 10 मीटर विस्थापन है वो ए दिशा में, पूर्व दिशा में। दूसरा विस्थापन उत्तर पूर्व दिशा में है, पूर्व से उत्तर की ओर 60 डिग्री के कोण पर, एसी के द्वारा निरूपित है, वह भी 10 मीटर है। तो बी सदिश की जगह 10 मीटर है, दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो परिणामी सदिश क्या हो गया, परिणामी विस्थापन क्या हो गया, उसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जहाँ तक आदमी पहुंचा सी पर, दोनों को मिलाने वाली रेखा। इसलिए परिणामी सदिश हो गया कौन, ओसी वेक्टर बराबर वेव वेक्टर प्लस एसी वेक्टर। और परिणामी सदिश का मापांक, ये प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन है, इसका डायग्राम हमने बनाया है उस चित्र में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो परिणामी सदिश का मापांक क्या हो गया,
आर वेक्टर परिणामी सदिश है, उसका मापांक मॉड का संकेत देंगे, दो छोटी समानांतर रेखाएं, दो छोटी समानांतर उदंड रेखाएं, परिणामी सदिश का मापांक, परिणामी सदिश क्या है? परिणामी विस्थापन, आदमी का परिणामी विस्थापन का मापांक आर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए का मॉड स्क्वायर, ये सदिश की जगह यहाँ क्या है? विस्थापन है उस दिशा में 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर प्लस बी के जगह भी क्या है? दूसरा विस्थापन है, मतलब दूसरी दिशा में, पूर्व से उत्तर दिशा में 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यह भी विस्थापन 10 ही मीटर है। तो बी की जगह भी 10 स्क्वायर हो गया, ए का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर, ए की जगह भी 10 मीटर, बी के भी जगह बी का मान भी बी सदिश की जगह भी विस्थापन है 10 मीटर, प्लस 2 इंटू ए का मापांक, ए का मॉड 10 है, बी का मॉड भी 10 है, इंटू थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री। दोनों विस्थापनों के बीच का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह बराबर हो गया रूट अंडर 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 100 कॉस 60 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें आदमी का परिणामी विस्थापन का मान आसानी से प्राप्त होगा, जो कि रूट अंडर 100 प्लस 100 प्लस 100 रूट अंडर 300 का वर्गमूल हो गया परिणामी विस्थापन का मान। और ये सभी क्या है? एलएचएस में परिणामी विस्थापन का मापांक है, बराबर हो गया रूट अंडर 100 प्लस 100 प्लस 100 बराबर है रूट अंडर 300 मीटर होगा, बराबर है 3 इंटू 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10, 10 इंटू √3, और √3 का मान कितना है? 1.73, 10 इंटू 1.73, अब 1.73 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.3 हो जाएगा, 17.3। तो विस्थापन आदमी का परिणामी विस्थापन कितना हो गया? 17.3 मीटर। आंसर आदमी का परिणामी विस्थापन का मापांक हो गया। परिणामी विस्थापन को हम आर सदिश, आर के ऊपर तीर देकर के आर वेक्टर अंग्रेजी में, हिंदी में आर सदिश का मॉड मापांक हो गया। 10 रूट 3 मीटर बराबर है 10 इंटू 1.73, रूट 3 का वैल्यू दैट इज 17.3। अब परिणामी सदिश की दिशा मालूम करना है, मतलब परिणामी विस्थापन उसी है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित है, और उसका ये सदिश मतलब उसका धनात्मक एक्स की दिशा या पूर्व दिशा से कितना झुकाव कोण है, इस झुकाव कोण को हम अल्फा मान लेते हैं। दोनों विस्थापनों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, लेकिन परिणामी सदिश का उसी द्वारा परिणामी सदिश निरूपित है, जिसे आर वेक्टर से सूचित किया गया है त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा, तो उसका पूर्व दिशा या वो की दिशा से झुकाव कोण जो है, जो प्रारंभिक विस्थापन है पूर्व दिशा में, उससे झुकाव कोण कितना है? अल्फा है। उसके लिए भी सूत्र हमने अभी ऑब्टेन किया था, उसी सूत्र का उपयोग कर परिणामी सदिश का विस्थापन, परिणामी सदिश की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा मतलब अल्फा मान लिए हैं हमने, अल्फा माना है, माना कि परिणामी सदिश की दिशा उसी दिशा में है। परिणामी सदिश जिसे आर सदिश द्वारा निरूपित किया गया है, वह पूर्व दिशा से कितना कोण बनाता है? अल्फा बनाता है। तो अभी हमारा सूत्र था tan अल्फा इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। बी वेक्टर का मतलब है दूसरा विस्थापन है, यहाँ बी की जगह AC है, AC दिशा में 60 डिग्री के कोण पर पूर्व दिशा में 10 मीटर ही है। तो बी का मॉड साइन थीटा दैट इज 10 साइन 60 अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन ए का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, ए का मतलब क्या है? प्रारंभिक विस्थापन पूर्व दिशा में 10 मीटर ही है, ए का मॉड प्लस बी का मॉड, दूसरा विस्थापन भी 10 मीटर है, इंटू कॉस 60 साइन 60 इक्वल टू 3/2। तो साइन 60 का वैल्यू रखा जाए जो कि कितना होगा? रूट साइन 60 का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 3/2 साइन 60 हो गया रूट अंडर 3/2 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। 2 से 3 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, न्यूमरेटर में अंश में 5√3 एंड डिनोमिनेटर में भी, हर में भी सेकेंड टर्म में, हर में भी डिनोमिनेटर में भी सेकेंड टर्म में 10 इंटू 1/2
तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 5 बचेगा। अब 10 + 5 दैट इज 15। अब 5 में न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 15 है, तो 5 से 15 कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसलिए tan अल्फा √3/3, √3 से 3 कैंसिल होकर नीचे √3 हो जाएगा, या अंश तथा हर में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रिजल्ट आएगा 1/√3। tan अल्फा = 1/√3। 1/√3 tan का कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। तो tan अल्फा = tan 30 डिग्री, इसलिए अल्फा कितना हो गया? अल्फा का मतलब परिणामी विस्थापन, उसी दिशा में आदमी का परिणामी विस्थापन है, प्रारंभिक बिंदु O से अंतिम बिंदु C को मिलाने वाली रेखा के द्वारा, और उसका उस दिशा से झुकाव कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अल्फा = 1/√3 दैट इज 30 डिग्री, दैट इज अल्फा परिणामी सदिश का झुकाव कोण 30 डिग्री हो गया। किस दिशा से? पूर्व दिशा से 30 डिग्री होगा, या धनात्मक एक्स की दिशा से परिणामी विस्थापन उसी परिणामी विस्थापन सदिश द्वारा सूचित किया गया है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, जो कि त्रिभुज नियम के पर आधारित था, परिणामी सदिश का मापांक तथा दिशा पर। अब इस वीडियो के अंत में दो सदिशों का संकलन या दो सदिशों का संयोजन या एडिशन ऑफ टू वेक्टर की दूसरी महत्वपूर्ण विधि, सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड जिसके हेल्प से हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं, दो सदिशों को जोड़ा जा सकता है, वह सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। तो नंबर 2 लेकर के लिखें, दो सदिशों के संकलन या दो सदिशों का योग या दो सदिशों के संयोजन की दूसरी महत्वपूर्ण विधि, जिसका नाम क्या है? सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। इसका पहले हम लोग स्टेटमेंट को जानेंगे, उसके बाद ज्यामितीय निरूपण करेंगे परिणामी सदिश का समानांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से, तथा उसके बाद अंत में परिणामी सदिश का मान एवं दिशा प्राप्त करने के बाद उस पर आधारित एक आंतरिक प्रश्न का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सेकेंड मेथड है दो सदिशों के संयोजन का, उसका नाम क्या है? सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, अंग्रेजी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समानांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पहले इसका स्टेटमेंट जाना जाए। समानांतर चतुर्भुज नियम का कथन है, यदि दो सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किए जाएं, तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, माना कि कैपिटल R सदिश है, कैपिटल R वेक्टर, उन दोनों आसन्न भुजाओं के जिनके द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया गया है, उन दोनों आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु, माना कि कटान बिंदु O है, उस कटान बिंदुओं से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा परिणामी सदिश निरूपित होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, जिससे कि आप लोग इसे समानांतर चतुर्भुज नियम का कथन को नोट कर लें। यदि दो सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किए जाएं, तो दोनों सदिशों का परिणामी उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है। माना कि दो सदिश हैं, ए सदिश तथा बी सदिश भी माना जा सकता है, या पी सदिश तथा क्यू सदिश भी माना जा सकता है। तो माना यहाँ की दो सदिश है, अब हम मान लेते हैं दो सदिश क्या है? पी वेक्टर एवं क्यू वेक्टर है। अंग्रेजी लेटर, इंग्लिश लेटर पी के ऊपर तथा क्यू के ऊपर तीर लगा करके भी सदिश को निरूपित किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल दो ही सदिश होगा या तीन ही सदिश ABC होगा। किसी भी अंग्रेजी लेटर के ऊपर, स्मॉल लेटर या बिग इंग्लिश लेटर के ऊपर, अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगा देंगे तो वह एक सदिश हो जाएगा। तो माना कि दो सदिश हैं, एक सदिश कौन है? एक सदिश P सदिश है, एक सदिश P सदिश है, जिसको हम किसी समानांतर चतुर्भुज OACB, समानांतर चतुर्भुज का नाम क्या है? OACB एक समानांतर चतुर्भुज है
और उसकी दो आसन्न भुजाओं के द्वारा, समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं वे द्वारा पी सदिश को निरूपित किया गया है। जबकि ओबी के द्वारा दूसरी आसन्न भुजा कौन है? दोनों आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा का मतलब एडजेसेंट साइड्स का मतलब दोनों भुजाएं अगर किसी बिंदु पर मिले, एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हों, तो उसे उन्हें उन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजा कहा जाता है। यहाँ वे भुजा, समानांतर चतुर्भुज की वे भुजा तथा ओबी भुजा बिंदुओं पर एक दूसरे के संपर्क में है। दोनों भुजाओं का कटान बिंदु वो है। इन दोनों भुजाओं को हम आसन्न भुजा कहते हैं, ओए तथा ओबी को। तो दो सदिश, माना कि दो सदिश, पी सदिश, पी के ऊपर तीर का निशान और दूसरा क्यू के ऊपर तीर का निशान, किसी समानांतर चतुर्भुज ओए सी बी की दो आसन्न भुजाओं ओए सदिश तथा ओबी सदिश द्वारा निरूपित हैं। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, मतलब दोनों सदिशों का संकलन या दोनों सदिशों का योग पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी सदिश प्लस क्यू सदिश, किसके द्वारा निरूपित होगा? उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, दोनों भुजाओं का कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण कौन है? विकर्ण ओसी है, क्योंकि दोनों भुजाओं, समानांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं ओए तथा ओबी का कटान बिंदुओं से गुजरने वाला विकर्ण हो गया कौन? विकर्ण है। ओ से सी को मिला दिया, ओ बिंदु से सी बिंदु को मिला दिया, तो विकर्ण हो गया, ओसी द्वारा निरूपित होगा। और यही जो है परिणामी सदिश को देगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, उसी द्वारा परिणामी सदिश आर वेक्टर, आर सदिश निरूपित है, जो कि दोनों सदिशों ए वेक्टर ए सदिश प्लस बी सदिश के योग को निरूपित करता है। तो यहाँ समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण के द्वारा दो सदिशों का योग निरूपित होता है। जबकि त्रिभुज नियम में त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा दो सदिशों का जोड़ या दो सदिशों का योग या दो सदिशों का संकलन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होता है त्रिभुज नियम। जबकि समानांतर चतुर्भुज नियम में इसके द्वारा निरूपित होता है विकर्ण के द्वारा। और वह विकर्ण कहाँ से पास करेगा? उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से, ओए तथा ओबी के कटान बिंदु से, जिसके द्वारा दो सदिशों पी वेक्टर पी सदिश तथा क्यू सदिश को निरूपित किया गया है। तो इस कटान बिंदु, दोनों भुजाओं के कटान बिंदु ओए तथा ओबी के कटान बिंदुओं से गुजरने वाला विकर्ण द्वारा दोनों सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निरूपित होगा। अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चतुर्भुज नियम में क्या हो गया? ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर हो गया ओसी वेक्टर। ओसी क्या है? विकर्ण है, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। तो ओसी द्वारा परिणामी सदिश निरूपित है बराबर आर वेक्टर। परिणामी सदिश हो गया दोनों सदिशों का योग ए सदिश ए वेक्टर प्लस बी सदिश बी वेक्टर। और यह जो चित्र है, इस चित्र को मान लिया जाए या दूसरी विधि है तो चित्र 2A है। और यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज नियम का ज्यामितीय निरूपण को यहाँ दर्शाया गया है इस फिगर के द्वारा। चित्र 2A के द्वारा समानांतर चतुर्भुज नियम का ज्यामितीय निरूपण को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज नियम का, समानांतर चतुर्भुज नियम का ज्यामितीय निरूपण तो चित्र 2A में दर्शाया गया है। अब हम परिणामी सदिश का मापांक तथा दिशा के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। जब दोनों सदिशों के बीच का झुकाव कोण दिया हुआ है थीटा, मान लिया कि दोनों सदिशों के बीच का झुकाव कोण कितना है? थीटा है। तो परिणामी सदिश का मापांक एवं दिशा के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो उसके लिए एक अदर डायग्राम, एक अन्य डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक और एक अन्य डायग्राम बनाना होगा। उसमें इसी डायग्राम को मैं समानांतर चतुर्भुज की भुजा ओए को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए धनात्मक एक्स की दिशा में, तथा सी बिंदु से उस पर लंब डाला जाए, तथा दोनों भुजाओं, दोनों आसन्न भुजाओं ओए तथा ओबी, समानांतर चतुर्भुज की दोनों आसन्न भुजाओं जिनके द्वारा दो सदिश पी सदिश तथा क्यू सदिश निरूपित हैं। यहाँ पर ए सदिश हमने पी सदिश और क्यू सदिश लिया है, तो यहाँ पर हम एक सदिश के जगह पर क्या लिख देंगे? ए सदिश के जगह पी सदिश एंड बी सदिश के जगह पर क्यू सदिश यहाँ पर देंगे। त्रिभुज नियम में हमने ए सदिश तथा बी सदिश लिया था, यहाँ सदिश को बदल दिया, पी वेक्टर पी सदिश तथा क्यू सदिश लिया। तो इसलिए परिणामी सदिश समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, जो कि ओसी के द्वारा, और वह सदिश क्या हो जाएगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ए वेक्टर की जगह पर क्या कर देंगे? ए वेक्टर पर की जगह पर हो जाएगा पी सदिश, तथा बी सदिश की जगह पर क्या हो जाएगा? क्यू सदिश हो जाएगा।
पी सदिश को समांतर चतुर्भुज की ये भी समांतर चतुर्भुज की यही भुजा यही भुजा ओए तो सॉरी पी सदिश को समांतर चतुर्भुज की ओए भुजा द्वारा दर्शाया गया है, जबकि क्यू सदिश को समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज क्यू सदिश को समांतर चतुर्भुज की ओबी भुजा द्वारा दूसरी आसन भुजा मतलब दोनों आसन भुजाएं हैं ओए तथा ओबी, तो ओबी द्वारा मतलब समांतर चतुर्भुज की ओबी द्वारा ओबी भुजा द्वारा क्यू सदिश तथा ओए भुजा द्वारा पी सदिश को दर्शाया गया है। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं चित्र 2 में, चित्र 2b में कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, झुकाव कोण और थीटा है। चित्र 2a में दोनों भुजाओं मतलब दोनों आसन भुजाओं समांतर चतुर्भुज की ओए तथा ओबी जिनके द्वारा दो सदिशों पी सदिश तथा क्यू सदिश को दर्शाया गया है, उनके बीच में कोई झुकाव कोण नहीं है। लेकिन अब माना जाए कि दोनों सदिशों के बीच झुकाव कोण दिया है, प्रॉब्लम में भी दिया जा सकता है। तो ये सदिश है वो है ओए द्वारा पी सदिश निरूपित है। उसी डायग्राम को थोड़ा सा ओए भुजा को बढ़ा दिया गया दाईं ओर धनात्मक एक्सिस की दिशा में, और यह भुजा है समांतर चतुर्भुज की ओबी भुजा है, और ओए के समांतर भुजा कौन है, बीसी है। एसी भी कितना हो जाएगा, ओबी के द्वारा क्यू सदिश निरूपित है, तो एसी भी समांतर भुजा है ओबी के, इसलिए एसी भी कितने के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। एसी भी क्यू के बराबर होगा, और एसी वेक्टर मतलब एस एसी की ओर दिशा ली जाए तो एसी भी क्यू वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब ओए भुजा को धनात्मक एक्सिस की दिशा में बढ़ा दिया जाए तथा सी बिंदु से लंब डाला जाए, इस पर धनात्मक एक्सिस पर यह लंब डाला गया। मान लेते हैं कि लंब जो है वह है सी डी। अब दोनों सदिशों पी तथा क्यू के बीच का कोण कितना है, झुकाव कोण थीटा मान लिया जाए, तो यह कोण भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है, समांतर तथा बराबर होती है, तथा ज्यामिति से यह कोण थीटा है। यहाँ कोण बी ओ ए बराबर थीटा है, पी तथा क्यू सदिशों के बीच का कोण। यहाँ पर भी एंगल डी ए सी या एंगल सी ए डी यह क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, तो यह भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चूंकि सी डी हमने लंब डाला है, सी बिंदु से समांतर चतुर्भुज की ओए भुजा के बढ़ाए गए भाग धनात्मक एक्सिस की दिशा में बढ़ाए गए भाग पर, तो इसलिए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ स्मॉल समकोण त्रिभुज, छोटा समकोण त्रिभुज ए डी सी में cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा ए डी, कर्ण हो जाएगा ए सी। ए सी कितने के बराबर है, क्यू के बराबर है, क्यू सदिश के ही बराबर होगा। ए से सी की दिशा में भी ए से सी की दिशा भी क्यू सदिश को निरूपित करेगी, क्योंकि ओबी भुजा के एसी भुजा समांतर चतुर्भुज की ओबी भुजा के समांतर एवं बराबर है, क्योंकि ओबी भुजा द्वारा क्यू सदिश निरूपित है, इसलिए एसी के द्वारा भी क्यू निरूपित होगा। तो cos थीटा इक्वल टू आधार ए डी बटा कर्ण ए सी, इसलिए ए डी इक्वल टू ए सी cos थीटा, और ए सी का मान कितना है, क्यू है, क्यू सदिश का मापांक कैपिटल क्यू, ए सी cos थीटा। तो ए डी का मान कितना हो गया, ए डी का मान हो गया क्यू cos थीटा, और सी डी का मान भी इसी समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज सी डी ए में या ए डी सी में साइन थीटा इक्वल टू लंब सी डी बटा कर्ण ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी डी लंब बराबर हो जाएगा ए सी साइन थीटा, इसलिए ए सी इक्वल टू क्यू है, तो सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, तो ये हो गया क्यू साइन थीटा, लंब सी डी हो गया क्यू साइन थीटा, आधार हो गया ए डी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। अब क्योंकि परिणामी सदिश किसके द्वारा निरूपित होगा, दोनों सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम में दोनों भुजाओं के कटान बिंदु ओए तथा ओबी का कटान बिंदु ओ से गुजरने वाला विकर्ण जो कि क्या है, उसी है, वह परिणामी सदिश आर सदिश को निरूपित करेगा। तो अब इस समकोण त्रिभुज, बड़ा समकोण त्रिभुज बिग राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी में कर्ण स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा ओसी, इसके द्वारा परिणामी सदिश आर सदिश निरूपित है, आर वेक्टर निरूपित है, ये तथा दोनों सदिशों पी सदिश तथा क्यू सदिश का परिणामी, उनके संयोजन का, उनके संकलन का, उनके योग का परिणामी सदिश पी तथा क्यू के योग का परिणामी समांतर चतुर्भुज की दोनों आसन्न भुजाओं ओए तथा ओबी के कटान बिंदुओं से गुजरने वाला विकर्ण ओसी द्वारा निरूपित है। तो समकोण त्रिभुज ओ डी सी में फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एंड ओडी को लिख सकते हैं ओए प्लस ए डी, तो ओडी हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, और उसका भी स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो
तो फिर से एक बार, जैसे हमने त्रिभुज नियम में सूत्र प्राप्त किया था, बिल्कुल वैसा ही सूत्र यहाँ भी समानांतर चतुर्भुज नियम में भी प्राप्त होगा। यदि दो सदिशों के बीच का कोण कितना है, झुकाव कोण थीटा है, तो इसके लिए हेडिंग है परिणामी सदिश का डायग्राम तो हमने बना दिया है। परिणामी सदिश का मापांक एवं दिशा, परिणामी सदिश का मापांक एवं दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर समानांतर चतुर्भुज नियम में। और यह माना है कि दोनों सदिशों P तथा Q के बीच का झुकाव कोण, इन दोनों सदिशों P सदिश तथा Q सदिश जिन्हें समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं OA तथा OB द्वारा निरूपित किया गया है, उनके बीच का झुकाव कोण कितना है, थीटा है। तो संपूर्ण त्रिभुज, जो बड़ा संपूर्ण त्रिभुज है ODC, तो संपूर्ण त्रिभुज ODC में पाइथागोरस थ्योरम से OC स्क्वायर, OC मतलब OC द्वारा परिणामी सदिश निरूपित है, मतलब R वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी सदिश का स्क्वायर क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, उसके परिमाण के, उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। OC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर CD स्क्वायर। OD इक्वल टू OA प्लस AD, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, दैट मीन्स R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, R वेक्टर का मॉड R हो जाएगा, का स्क्वायर इक्वल टू OA इक्वल टू कितना है, OA इक्वल टू OA द्वारा P वेक्टर निरूपित है, P वेक्टर का मॉड OA इक्वल टू, OA क्या है, OA रेखाखंड जिसके द्वारा P सदिश को निरूपित किया गया है, उसकी लंबाई है। तो किसी सदिश की, किसी सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, रेखाखंड की लंबाई द्वारा, और रेखाखंड की लंबाई उसका परिमाण देता है। तो OA क्या हो गया, P वेक्टर का मॉड प्लस AD क्या हो गया, Q cos थीटा, दैट इज मॉड ऑफ Q cos थीटा, Q का मापांक हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। CD कितना है, Q sin थीटा का स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ Q का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। CD इक्वल टू Q sin थीटा है, मॉड ऑफ Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार फिर से यूज करके, क्योंकि Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ Q स्क्वायर मॉड Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मॉड Q स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसलिए परिणामी सदिश का मापांक R का स्क्वायर, R का मॉड स्क्वायर है, इसलिए R का मॉड स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा कितना, रूट अंडर स्क्वायर रूट, मतलब इधर से वर्ग घटाएंगे बायां पक्ष से LHS से, तो दायां पक्ष में क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट P का मॉड स्क्वायर, R का मॉड इक्वल टू P का मॉड स्क्वायर प्लस Q का मॉड स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर, तो P का मॉड स्क्वायर प्लस Q का मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ P वेक्टर इंटू मॉड ऑफ Q वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और यह परिणामी सदिश का मापांक के लिए सूत्र हो गया, और इसे इस टॉपिक का समानांतर चतुर्भुज नियम का पहला समीकरण मान लिया जाए एक। तो परिणामी सदिश का मापांक का सूत्र हो गया, R वेक्टर का, कैपिटल R वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंदर P वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस Q वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2 P वेक्टर का मॉड Q वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दो सदिशों P सदिश तथा Q सदिशों, दो सदिशों P सदिश तथा Q के बीच का क्या है कोण। अब परिणामी सदिश मतलब जिसे समानांतर परिणामी सदिश R वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर, जिसे समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसी द्वारा निरूपित किया गया है। तो इसका P वेक्टर की दिशा से, जो पहला सदिश है P वेक्टर, उसकी दिशा से झुकाव कोण tan, झुकाव कोण कितना है, अल्फा, उसके लिए सूत्र मालूम करना है। तो फिर हम इस बिग ट्रायंगल में, बड़ा संपूर्ण त्रिभुज में ODC में tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा CD परपेंडिकुलर बटा आधार बेस हो जाएगा OD, तो CD अपॉन OD। तो फिर से उसी ट्रायंगल में अब क्या देंगे हेडिंग, परिणामी सदिश की दिशा, आप लोग लिखें परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा अर्थात अल्फा का मान निकालना है। तो माना कि परिणामी सदिश जो कि जिसे R वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर द्वारा, कैपिटल R सदिश द्वारा निरूपित किया गया है, और यह समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसी द्वारा निरूपित है, तो यह A सदिश की दिशा से कितना कोण बनाता है, अल्फा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा, उसी ट्रायंगल में, मतलब बिग ट्रायंगल में, बड़ा संपूर्ण त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में tan अल्फा बराबर हो गया लंब बटा आधार, लंब हो गया इसमें CD बटा आधार क्या हो गया OD
बराबर है सी डी अपॉन ओ डी। कितना हो गया? ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी। और सी डी का मान कितना है? क्यू साइन थीटा। तो क्यू को लिख सकते हैं क्यू सदिश का मॉड मापांक। तो अब इसका परिणामी सदिश की दिशा के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसलिए tan अल्फा इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। क्यू को लिख सकते हैं क्यू सदिश का मापांक मॉड ऑफ क्यू वेक्टर बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी वेक्टर का मॉड है ना। ओडी ओए भुजा जो है पी सदिश के मापांक को व्यक्त करेगा। इसे सदिश का मतलब सदिश का मापांक जो है उस रेखा की लंबाई द्वारा व्यक्त होता है। तो पी का मॉड करना है ना। ओए वेक्टर बराबर पी वेक्टर। ओए वेक्टर का जो मॉड होगा भुजा की लंबाई वह पी वेक्टर का मॉड के द्वारा व्यक्त होगी। पी वेक्टर का मॉड प्लस ए डी। ओए की जगह पी वेक्टर का मॉड हो गया। ए डी कितना हो गया? क्यू कॉस थीटा दैट इज मॉड ऑफ क्यू वेक्टर। ए डी हमने मालूम किया है क्यू कॉस थीटा। चित्र 2, यह चित्र 2b है। समांतर चतुर्भुज नियम में परिणामी सदिश का मापांक तथा दिशा प्राप्त करने के लिए तो एडी का वैल्यू कितना हो गया? एडी भुजा की लंबाई, एडी का मान हो गया क्यू कॉस थीटा दैट इज मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा। यह समीकरण 2 है समांतर चतुर्भुज नियम के केस में। और इसके द्वारा tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा, मतलब दूसरा सदिश क्यू सदिश का मापांक इनटू साइन थीटा, दोनों सदिशों पी तथा क्यू के बीच का कोण थीटा है, अपॉन पहले सदिश का मापांक पी का मॉड प्लस दूसरे सदिश का मापांक इनटू कॉस थीटा। इसके हेल्प से हम परिणामी सदिश ओसी का समांतर चतुर्भुज नियम में परिणामी सदिश ओसी परिणामी सदिश आर सदिश जिसे ओसी द्वारा निरूपित किया गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा, उसका पी सदिश की दिशा या धनात्मक एक्स की दिशा के साथ, पी सदिश की दिशा के साथ या धनात्मक एक्स की दिशा के साथ झुकाव को अल्फा मालूम कर सकते हैं। tan अल्फा मालूम हो गया तो अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ पी कॉस थीटा मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा। tan अल्फा मालूम हो गया तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा। अब अंत में समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से जो हमने समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से जो परिणामी सदिश का मापांक के लिए सूत्र प्राप्त किया, उस पर आधारित एक आंतरिक प्रश्न का सॉल्यूशन। तो यह प्रॉब्लम, इस वीडियो का यह प्रॉब्लम नंबर 2 होगा। पहला प्रॉब्लम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पर आधारित था, परिणामी सदिश का मापांक तथा दिशा ज्ञात करने से संबंधित तथा यह दूसरा प्रॉब्लम समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से प्राप्त किए गए परिणामी सदिश का मापांक के लिए सूत्र पर आधारित है। प्रॉब्लम में 2 सदिश दिए गए हैं। ए सदिश है, एक सदिश जिसका मापांक 3 यूनिट है। अगर ए सदिश दूसरा सदिश बी सदिश है, दोनों अगर विस्थापन को निरूपित करते हैं तो उसका यूनिट होगा, मात्रक होगा, इकाई होगा मीटर। यदि दोनों सदिश बल को निरूपित करते हैं तो उनका ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन। लेकिन प्रश्न में ए का मापांक 3 इकाई दिया हुआ है 3 यूनिट, बी का मान 4 यूनिट है तथा परिणामी सदिश आर वेक्टर का मान भी दिया है 5 यूनिट। यहाँ 2 सदिश पी सदिश तथा क्यू सदिश हमने समांतर चतुर्भुज नियम में यूज किया। उसके जगह पर ए सदिश तथा बी सदिश, ए के ऊपर 3 का निशान तथा बी के ऊपर भी 3 का निशान है। दोनों सदिशों का मापांक दिया हुआ है। तो यह प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसमें कि ए सदिश का मापांक दिया है। ए सदिश का मापांक बराबर है 3 इकाई है, 3 यूनिट। यह इकाई जैसा कि मैंने बताया, अगर ए सदिश तथा बी सदिश दोनों अगर विस्थापन होता तो इसका यूनिट होता मीटर, ऐसा यूनिट। अगर दोनों बल को निरूपित करता ए तथा बी सदिश बल को निरूपित करे तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ए का मापांक 3 इकाई दिया है, तो अंग्रेजी में यूनिट। बी का मापांक दिया है, बी का मापांक है 4 इकाई 4 यूनिट तथा परिणामी सदिश दे दिया है। परिणामी सदिश को आर वेक्टर आर के ऊपर 3 लेकर सूचित करेंगे। इसका मापांक दे दिया है 5 इकाई 5 यूनिट। तो दोनों सदिशों ए तथा बी के बीच, दोनों सदिशों, एक सदिश ए के ऊपर 3 लगाकर ए सदिश तथा
अंग्रेजी लेटर बी के ऊपर तीर लगाकर बी सदिश को निरूपित किया जाता है। ए तथा बी सदिश के बीच का कोण मालूम करना है, कोण ज्ञात करना है, मतलब थीटा मालूम करना है। ए सदिश एवं बी सदिश के बीच का कोण थीटा चाहिए ज्ञात करना है। बीच का कोण थीटा इक्वल टू पाई। यहाँ डायग्राम भी बना दे सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज नियम में, समांतर चतुर्भुज के नियम का इसमें सूत्र का उपयोग होगा। तो दो सदिश कितने झुकाव कोण पर झुके हुए हैं? दो सदिश झुकाव कोण पर हैं। ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का झुकाव कोण थीटा मालूम करना है। झुकाव कोण नहीं दिया है प्रश्न में, वह मालूम करना है। मापांक दे दिया गया है, दोनों सदिशों का मापांक दे दिया गया है। ए सदिश का मापांक भी एंड बी सदिश का मापांक भी। दोनों के बीच का कोण थीटा है और दोनों का जो परिणामी होगा, परिणामी सदिश, अगर एक समांतर चतुर्भुज दोनों सदिशों के हेल्प से एक समांतर चतुर्भुज बना लें तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण द्वारा परिणामी सदिश निरूपित होगा। ये परिणामी सदिश हो गया, आर वेक्टर हो गया। इसी का मापांक मालूम करना है। इस परिणामी सदिश आर का मापांक भी दिया हुआ है, वह 5 इकाई है। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। ए का मोड भी दिया है और दूसरा सदिश बी वेक्टर है जो समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा से निरूपित है। उनके बीच का कोण थीटा है जो मालूम करना है। और परिणामी सदिश का मापांक भी दे दिया है, आर का मोड दे दिया गया है जो कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट, 5 इकाई। तो सूत्र का उपयोग करें समांतर चतुर्भुज नियम के में हम परिणामी सदिश का मापांक ये सूत्र से माना कि दोनों सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा है। तो सूत्र से परिणामी सदिश के मापांक का वर्ग आर का मॉड स्क्वायर बराबर है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, बी सदिश का मापांक का वर्ग प्लस 2 ए सदिश का मापांक मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी सदिश का मापांक मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और आर का मोड दिया हुआ है 5 इकाई, तो आर की जगह पर आर का मापांक की जगह 5 रख देंगे, 5 स्क्वायर इस सूत्र में। ए का मोड की जगह कितना है? 3 है, 3 स्क्वायर। बी का मोड की जगह 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मापांक 3, ए का मापांक 3 है, बी का मापांक 4 है इंटू कॉस थीटा। और 5 स्क्वायर एलएचएस में बायां पक्ष में 25, 3 स्क्वायर 9 आरएचएस में फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा। और 25 एलएचएस में 25, आरएचएस में भी दोनों टर्म्स में 9 प्लस 16 दैट इज 25, दोनों का सम 19, 9 प्लस 16 इज 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, या 25 को आरएचएस एलएचएस में लाते तो 25 माइनस 25 दैट इज 0। इसलिए अब आरएचएस में बचा 24 कॉस थीटा, एलएचएस में 0, देयरफॉर 24 कॉस थीटा इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0 और इससे थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। और वी कैन राइट और 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 24 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 24 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है 24 इंटू कॉस थीटा का, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड 0 वैल्यू कॉस में किसका होता है? कॉस 90 डिग्री का, दैट इज कॉस 90 इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 0 के बदले में क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू होता है कॉस 90 का। तो नाउ cos थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू cos 90, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या? व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? थीटा हमने माना है ए सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, इसलिए आंसर हो गया ए सदिश ए वेक्टर एवं बी के ऊपर तीर देकर बी सदिश के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर 90 डिग्री होने का मतलब है दोनों सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री होने का मतलब है कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो पूरा होता है। आप सभी को
अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरा यूट्यूब चैनल इस क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।